हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप कोरोना काल में सभी घर पर ठीक होंगे और भविष्य में भी ठीक रहोगे। मैं सुरेंद्र मीणा आज ऑनलाइन क्लास में एलएलबी थर्ड ईयर की सभी स्टूडेंटों का स्वागत करता हूँ। ऑनलाइन क्लास का आज वैसे तो आपका सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का सिलेबस करीबन 70% हो चुका है, लेकिन क्लास ना लगने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस महाविद्यालय ने स्टार्ट किए हैं। तो आज आपका टॉपिक है वादों को संस्थित करना, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता में वाद कैसे संस्थित किया जाता है और कौन कर सकता है और इसके नियम और प्रक्रिया क्या है। ये सारी बातों पर आज ऑनलाइन क्लासेज में चर्चा होंगी। तो कंपटीशन के हिसाब से ये टॉपिक मोस्ट है और आप एग्ज़ाम के हिसाब से भी वेरी मोस्ट है। एग्ज़ाम के हिसाब से इसका क्वेश्चन आता है वादों का संस्थित किया जाना और वाद कब नामंजूर किया जाता है, कब नामंजूर किया जाएगा तथा ऐसी नामंजूरी का प्रभाव क्या होगा। ये सारी बातों पर चर्चा आज हम करेंगे। सभी स्टूडेंटों से मेरा कहना है कि नोट कर सकते हैं और आराम से समझ सकते हैं। भाषा में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई तकनीकी मिस्टेक हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। अब आता है वादों का संस्थित किया जाता है। वाद कब संस्थित किया जाता है? वाद वहाँ संस्थित किया जाता है जहाँ किसी व्यक्ति के दीवानी अधिकार का उल्लंघन होता है। वहाँ ऐसा व्यक्ति अंतोष प्राप्त करने के लिए सिविल न्यायालय में दीवानी वाद संस्थित कर सकता है। अब बात यहाँ प्रश्न ये पैदा होता है कि ऐसा पीड़ित व्यक्ति दीवानी न्यायालय में वाद कैसे संस्थित कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 26 तथा आदेश 4 में दिया गया है। जो धारा 26 के अनुसार, धारा 26 क्या कहती है? न्यायालय में प्रत्येक वाद पत्र पेश करके या विधि द्वारा विहित किसी अन्य तरीके से संस्थित किया जा सकता है। यानी कि या तो वाद पत्र पेश करके किया जाएगा या किसी विधि में कोई ऐसा प्रारूप होगा जो न्यायालय में वाद संस्थित करने के लिए विधायिका ने रखा गया, तो उसके हिसाब से होगा। जैसे आपके हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत वाद संस्थित करने के लिए वाद पत्र पेश नहीं किया जाता, बल्कि आवेदन या अर्जी पेश की जाती है। तो जो आवेदन और अर्जी है उसका प्रारूप हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया। और सिविल मैटर जब संस्थित किया जाता है, सिविल वाद जब संस्थित किया जाता है तो उसमें मोस्ट बात यह है कि वादी द्वारा वाद पत्र के प्रत्येक तथ्य को शपथ पत्र द्वारा साबित किया जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वादी वाद पत्रों की बातों के संबंध में शपथ पत्र भी देगा। ये तो आपका धारा 26 होगी। अब बात आती है आदेश 4 की। तो आदेश 4 में क्या प्रोविज़न है? आदेश 4 में संहिता के आदेश 4 के नियम 1 और 2 में वाद पत्र संस्थित किए जाने की प्रक्रिया बताई गई है। प्रक्रिया कैसे संस्थित प्रक्रिया बताई गई है जो निम्नलिखित है। तो नियम 1 क्या कहता है? प्रत्येक वाद पत्र पेश करके संस्थित किया जाए। प्रत्येक वाद पत्र पेश करके संस्थित किया जाएगा तथा ऐसा वाद पत्र 2 प्रतियों में न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। और नियम 2(1) की दूसरी बात यह है कि ऐसा वाद पत्र आदेश 6 एवं आदेश 7 के अनुसार तैयार किया जाए। यानी कि जो नियम आदेश 6 और 7 में है उनके हिसाब से वाद पत्र तैयार करके संस्थित किया जाएगा।
अब नियम 2 क्या कहता है? आदेश 4 का नियम 2 ये कहता है कि इस नियम के अनुसार जहां न्यायालय के समक्ष वाद पत्र पेश कर दिया जाता है वहां इसकी प्रविष्टि एक पुस्तक में की जाएगी। न्यायालय में पेश हो गया तो इसकी प्रविष्टि एक पुस्तक में की जाएगी, जिसे सिविल वादों का रजिस्टर कहा जाएगा और ये न्यायालय में ही रखा जाता है। तो उपरोक्त व्याख्या के बाद ये कहा जा सकता है कि जहां आदेश 6 एवं आदेश 7 के अनुसार वाद पत्र तैयार किया गया जाता है, धारा 26 और 4 के अधीन रहते हुए वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया जाता है, वहां न्यायालय से वाद पत्र को ग्रहण करेगा। ठीक है, परंतु ग्रहण कर लिया न्यायालय ने, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद बात यह है कि परंतु संहिता के आदेश 7 के नियम 11 में ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं जिनमें न्यायालय वाद पत्र को ग्रहण करने के बजाय नामंजूर कर सकता है, यानी कि वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। तो वाद पत्र का नामंजूर किया जाना सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 में बताया गया है। जब वाद पत्र नामंजूर किया जाता है तो किन परिस्थितियों में किया जाता है, क्या कारण रहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करें। आदेश 7 के नियम 11 के अनुसार जहां वाद पत्र की रचना करने में कुछ त्रुटियां या गलतियां रह जाती हैं, गलतियां हो गई हैं, वहां न्यायालय ऐसी त्रुटियों के आधार पर वाद पत्र को नामंजूर कर सकता है। नियम 11 के अनुसार ऐसी त्रुटियां निम्नलिखित हैं। तो इस प्रकार की त्रुटियां 6 पॉइंट्स हैं, जिनमें से पहला पॉइंट है जहां वाद पत्र वाद हेतु को प्रकट नहीं करता है, अर्थात जहां वाद पत्र से यह स्पष्ट नहीं होता है कि वादी क्या चाहता है, तो वहां न्यायालय ऐसे वाद पत्र को नामंजूर कर सकता है। इससे संबंधित एक केस है हरमिंदर सिंह प्रधान वर्सेस रणजीत सिंह। इसको आप बुक्स के हिसाब से देख लीजिए, मोस्ट केसेस है। नंबर 2, जहां दावाकृत अंतोष का मूल्यांकन कम किया गया है, यानी कि जो दावा किया गया है, जिस वस्तु का दावा किया गया है उसका मूल्यांकन कम किया गया है, मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा समय दिया गया है, परंतु फिर भी वादी असफल रहता है, तो खारिज कर देगा, नामंजूर कर देगा। नंबर 3, जहां दावाकृत अंतोष का मूल्यांकन तो ठीक किया गया। तीसरी बात है जहां दावाकृत अंतोष का मूल्यांकन तो ठीक किया गया, परंतु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है। तो जो स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा समय दिया गया, परंतु फिर भी वादी असफल रहता है, तो न्यायालय वाद को नामंजूर कर देगा। नंबर 4 बात ये आती है कि जहां वाद विधि द्वारा ही वर्जित है, तो वहां सस्थित नहीं किया जा सकता, वो नामंजूर ही होगा। 5वीं बात है जहां वाद पत्र आदेश 4 नियम 1 के अनुसार, मतलब वाद पत्र 2 प्रतियों में पेश नहीं किया गया है, तो वाद नामंजूर कर दिया जाएगा। 6वीं बात ये आती है, 6वीं बात में क्या है, जहां आदेश 7 के नियम 9 के उपबंधों का पालन नहीं किया गया, तो बात खारिज कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि आदेश 7 और नियम 9 के उपबंध क्या है। तो संहिता के आदेश 7 नियम में वाद पत्र को ग्रहण किए जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।
नियम 9 के अनुसार जहां न्यायालय द्वारा वाद पत्र को ग्रहण कर लिया जाता है वहां न्यायालय वादी से अपेक्षा करेगा कि वह नंबर 2 कि वह 7 दिन के भीतर वाद पत्र की उतनी प्रति पेश करे जितने प्रतिवादी हैं। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी का है प्रतिवादी पर समन तामील करने के लिए उसको न्यायालय शुल्क जमा करना होगा। ये दोनों बातें आदेश 7 नियम 9 के अंदर है। तब वाद खारिज नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वाद खारिज। और यदि वादी 7 दिन के भीतर नियम 9 की ऐसी पालना नहीं करता है तो वाद नामंजूर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये 6 बातें हैं जिनमें वाद नामंजूर। ये कंपटीशन के हिसाब से भी मोस्ट है, हर साल आता है जुडिशरी में। नामंजूरी का प्रभाव और परिणाम क्या होगा। तीसरे आपके क्वेश्चन के तीसरा स्टेप है नामंजूरी का प्रभाव का परिणाम क्या होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 12-13 में नियम 12 और नियम 13 इसमें प्रभाव और परिणाम बताए गए हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं। जहां कोई वाद पत्र नियम 11 के अधीन न्यायालय द्वारा नामंजूर कर दिया जाता है वहां ऐसी नामंजूरी का प्रभाव नियम 12 के अनुसार वहां न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर करने का कारण अभिलिखित करेगा। नियम 12 के अनुसार वाद पत्र को नामंजूर करने का कारण अभिलिखित करेगा। इस बात को अभिलिखित करेगा कि उसने नियम 11 में वर्णित किस आधार पर वाद पत्र को नामंजूर किया है। नियम 13 क्या कहता है। नियम 13 ये कहता है कि इस नियम के अनुसार जहां न्यायालय नियम 11 के अधीन वादी के वाद पत्र को नामंजूर कर देता है वहां वादी पुनः नया वाद संस्थित कर सकता है। तो 12 और 13 दोनों रूल्स परिणाम ये है। अब मोस्ट बात क्या आती है कि ऑर्डर 7 नियम 11 के अधीन वाद पत्र का नामंजूर किया जाना डिग्री की परिभाषा में सम्मिलित है। अर्थात वाद पत्र का नामंजूर किया जाना समझी हुई डिग्री या प्रकल्पित डिग्री मानी जाती है। चूँकि डिग्री के मामलों में पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है, अतः पक्षकार केवल अपील कर सकता है, नया वाद संस्थित नहीं कर सकता। परंतु वाद पत्र का नामंजूर किया जाना समझी हुई डिग्री माना जाता है जिस पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता। यानी कि जो समझी हुई डिग्री है उन पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता। अतः वादी वाद पत्र की नामंजूरी की दशा में नया वाद संस्थित कर सकता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।